नमस्कार। स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है और आपके साथ इस वक्त मैं हूं फ्रेश गगोई। मौजूदा समय में महंगाई ने आम आदमी का तेल निकाल कर रख दिया है। चौतरफा महंगाई के बीच लोगों को ये समझ ही नहीं आ रहा है कि वो आमदनी अठन्नी में रुपया कैसे आखिर खर्च करें। कमाई कम और आर्थिक बोझ कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है और ऐसे में किसी का भी चिंतित होना लाजमी हो जाता है। आज की तारीख में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। तो पेट्रोल जहां पर 125 रुपए प्रति लीटर के आसपास है, तो वहीं डीजल के दाम भी शतक पूरा कर चुके हैं। उधर खाद्य तेल के दामों में भी एक अलग ही आग लगी हुई है। सरसों तेल हो या फिर रिफाइंड ऑयल, दोनों 200 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से उससे ज्यादा में मिल रहे हैं। वहीं आटा, दाल और चावल के रेट भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बात अगर सब्जियों की करें तो इनका दाम भी इतना ज्यादा हो चला है कि मिडिल क्लास की थाली बिल्कुल ही सिमट कर रह गई है। लोगों को जल्द से जल्द राहत की दरकार है, लेकिन इस बीच अब महंगाई के मोर्चे पर आम आदमी को एक और बड़ा और तगड़ा झटका लगा है। दरअसल आरबीआई ने रेपो रेट में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद तमाम तरह के लोन अब महंगे हो गए हैं। इतना ही नहीं, इसका और भी कई क्षेत्रों में इफेक्ट पड़ेगा। मतलब आम आदमी पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ में और ज्यादा इजाफा होगा। लोगों की कितनी मुश्किलें बढ़ेंगी, वहीं आने वाले समय में राहत मिलने के कोई आसरात हैं या नहीं। जनता मांगे जवाब में आज चर्चा इसी बेहद ही खास मुद्दे को लेकर, आज के मुद्दे महंगाई की महामारी में। कोरोना को पीछे छोड़ देश धीरे धीरे ही सही, लेकिन आगे की ओर बढ़ रहा है। हालात अभी सामान्य नजर आ रहे हैं, लेकिन आम आदमी को एक नहीं कई चिंताएं खाई जा रही हैं और वो है महंगाई। जी हाँ, वर्तमान में लोग महंगाई से पूरी तरह से पस्त हो चले हैं। जरूरी सामानों की तेजी के साथ बढ़ती कीमतों ने लोगों के घरों का बजट पूरी तरह से बिगाड़ कर रख दिया है। सवाल तो ये है कि मामूली सी कमाई में आम आदमी जैसे तैसे अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, परिवार के बीमार सदस्य का इलाज करा रहा है और ऐसे में उसे झटके पर झटका आखिर क्यों दिया जा रहा है। सवाल तो ये भी है कि अचानक से आरबीआई ने रेपो रेट में बढ़ोतरी क्यों की है और इसका क्या इफेक्ट होगा। कौन कौन से ज्यादा जो ऐसे क्षेत्र हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। चलिए इसे लेकर चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं खास रिपोर्ट। महंगाई के मोर्चे पर आम आदमी को एक बार फिर झटका लगा है। ये झटका कितना बड़ा है, इसके लिए पहले आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर को सुनिए। उसके बाद आपके ऊपर जो आर्थिक बोझ बढ़ने वाला है उसका गणित हम सबको बाकायदा उदाहरण देकर समझाएंगे। The Monetary Policy Committee voted unanimously to increase the policy repo rate by 40 basis points, by 40 basis points to 4.40% with immediate effect. सोचिए, एक और पहले ही चौतरफा कड़क महंगाई, इस बीच अचानक से रेपो रेट में 0.40% की बढ़ोतरी के ऐलान ने आम आदमी की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। रेपो रेट के 4.40% होने के बाद सस्ते लोन का दौर खत्म हो गया है। रिजर्व बैंक की ओर से जो ऐलान हुआ है उसके बाद अब लोगों के ऊपर ईएमआई, जिसे हम इजी मंथली इंस्टॉलमेंट कहते हैं, उसका बोझ बढ़ना तय है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास के मुताबिक सेंट्रल बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने इकोनॉमी की हालात पर चर्चा करने के लिए बैठक की, जिसमें एमपीसी के सदस्यों ने एक मत से रेपो रेट को 0.40% बढ़ाने का फैसला लिया है। एमपीसी ने यह फैसला बेकाबू होती महंगाई के चलते लिया है। रेपो रेट में बढ़ोतरी के बाद आपके कर्ज की ईएमआई बढ़ेगी, क्योंकि बैंकों की कर्ज लागत बढ़ेगी। मान लीजिए अगर आपने कम से कम 6% ब्याज दर 20 साल के लिए 10 लाख रुपए तक का होम लोन लिया है, तो अब आप पर लगभग 250 रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। मतलब आपको 20 साल में 50,000 से भी ज्यादा अतिरिक्त रुपए चुकाने होंगे। इतना ही नहीं, आरबीआई ने कैश रिजर्व रेशियो यानी कि सीआरआर में भी 0.50% की बढ़ोतरी की है। सीआरआर को बढ़ाकर अब 4.5% कर दिया गया है। सीआरआर वह राशि होती है जो बैंकों को हर समय भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखनी होती है। सीआरआर का इस्तेमाल सिस्टम से लिक्विडिटी को कम करने के लिए होता है। सीधे शब्दों में कहें तो महंगाई अब महामारी की तरह हो गई है, जो तेजी से बढ़ती ही चली जा रही है।
मौजूदा समय में महंगाई आरबीआई की 6% की ऊपरी लिमिट के पहले ही पार जा चुकी है। अप्रैल में जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि सीपीआई आधारित रिटेल महंगाई दर मार्च में बढ़कर ही 6.95% हो गई थी। खाने पीने के सामान की महंगाई 5.85% से बढ़कर 7.68% हो गई थी। ये लगातार तीसरा महीना था जब महंगाई दर आरबीआई की 6% की ऊपरी लिमिट के पार रही। आम आदमी को राहत की दरकार है, लेकिन इसकी बजाय उस पर आर्थिक बोझ लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। पेट्रोल, डीजल, खाद्य तेल और खाने पीने के साथ ही अन्य जरूरी सामानों के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। अब ऐसे में आरबीआई का नया ऐलान आम आदमी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। खैर, चौतरफा महंगाई के बीच अब देखना अहम है कि लोगों को राहत दिलाने के लिए क्या सरकार जल्द कोई ठोस कदम उठा पाएगी या आने वाले समय में महंगाई की मार और बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। महंगाई की महामारी जनता मांगे जवाब में आज के इस बेहद ही अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। चलिए तारुफ आपका करवा देते हैं। बीजेपी नेता इंजीनियर सत्येंद्र चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए। सत्येंद्र जी बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता मिथुन अहिरवार जी जुड़ गए हैं। मिथुन जी बहुत स्वागत है। बाजार विशेषज्ञ राजेंद्र कोठारी जी जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी बहुत स्वागत है। रिटायर्ड बैंक अधिकारी शकील साजिद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। साजिद जी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं सत्येंद्र जी आपका ही रुख करूंगी। एक से बढ़कर एक ऐसे आंकड़े हैं जिनकी आज बौछार होने वाली है और उन तमाम आंकड़ों का आपको सामना भी करना पड़ेगा। सबसे पहले आप कह रहे थे कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है जिसकी वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, चलिए उसको हमने एक तरफ मान लिया। बढ़ती महंगाई, पेट्रोलियम पदार्थ के साथ खाद्य पदार्थ भी बेतहाशा बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जब पेट्रोल डीजल बढ़ता है तो हम समझते हैं कि हर एक चीज उससे इफेक्ट होती है। लेकिन अब जिस तरह से आरबीआई ने ये बड़ा झटका दिया है, रेपो रेट में इजाफा कर दिया है, तो आम आदमी पर दोहरी मार तो आप मारते जा रहे हैं लेकिन समाधान नहीं दे रहे हैं। देखिए रश्क जी, ये महंगाई महंगाई एक ऐसा विषय है और हमेशा से चलता रहेगा। पहले से भी चलता आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि हमारे डे टू डे लाइफ से डील होता है। ठीक है। और आपने देखा होगा कि अभी जो वर्तमान में 100 साल बाद ऐसी महामारी आई कोरोना, और उसके बाद रूस यूक्रेन वाला जैसे चल रहा है, जिससे पूरे दुनिया की सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई है, तो आपने ये सभी लोगों को पता है कि इसके कारण से पूरा विश्व जो है झुलसा हुआ है महंगाई से। आज अमेरिका के अंदर 40 साल बाद इतनी महंगाई बढ़ गई। दो एडवांटेज देखिए, अमेरिका के सिनेरियो में अगर हमें बात करनी है तो अगर नहीं, सुन लीजिए ना, अमेरिका के सिनेरियो में ही अगर बात करनी है, अन्य देशों के सिनेरियो में ही अगर हमें बात करनी है, आप अगर अपना चश्मा लगा के बैठेंगे, मैं बता रहा हूँ, मैं आपसे उसी पॉइंट पे आ रहा था। आपको अगर मेरी बात सुनना है तो आप पूरी कीजिए। जी हाँ, मेरी बात अगर मैं पॉइंट पे ही आ रहा था आपके। आप देखिए ये जो महंगाई, और हम महंगाई पे वैश्विक परिदृश्य में महंगाई बढ़ी हुई है। पूरी यूरोपियन कंट्रीज के अंदर महंगाई बेतहाशा महंगाई है, 15% के आसपास महंगाई है। और हमारे पड़ोसी देशों के अंदर भी 15% से ज्यादा महंगाई है। चाइना के अंदर भी महंगाई बहुत, आज तक का रिकॉर्ड महंगाई वहां पर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, माननीय मोदी जी की सरकार, और जहां जहां पे भी राज्यों की सरकारों की भी जिम्मेदारी है महंगाई को नियंत्रित करने के लिए, वो सारी सरकारें इस महंगाई, इस समय को चुनौती के तौर पे लेती हैं और हमेशा अपने राज्यों में या जो केंद्र सरकार कैसे देश की जनता को अब कम से कम उनको सहूलियत दे, कम से कम कीमत प्राइस को कंट्रोलिंग करें, उसके लिए कृत संकल्पित है। और आपने उदाहरण देखा भी है कि नवंबर के महीने में, जब नवंबर 2021 में पेट्रोलियम पदार्थों के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी को कम किया था, और साथ साथ भाजपा शासित 18 राज्यों की सरकारों ने अपने अपने राज्य में वैट में भी बहुत अच्छी कमी की थी। मध्य प्रदेश में क्या है वैट? आपको बता दूं, फिर आप, मैं यहाँ उस पर भी आ जाऊंगा, वैट पे फिर पूरा उस पर ही दूंगा आपको, वैट पे ही बताऊंगा पूरा। तो देखिए, ये देश की जनता भी जानती है और प्रदेश की जनता भी जानती है कि जिस प्रकार से श्रीलंका के अंदर एक परिवार है, डायनेस्टिक डेमोक्रेसी एक शब्द है, और डायनेस्ट डेमोक्रेसी ने उस देश को बर्बाद कर दिया। आप देखिए, अगर भारत के अंदर भी डायनेस्ट डेमोक्रेसी होती, कांग्रेस उसकी संवाहक है डायनेस्ट डेमोक्रेसी की, नेहरू परिवार से लेकर के आप देखिए पूरा, आज अगर भारत के अंदर कांग्रेस होती तो आज देश बर्बाद हो चुका होता, महंगाई हो चुकी थी। कुल मिला के मैं उदाहरण देता हूँ, कुछ नहीं, उदाहरण आप देखिए, आप 2011 का करें ना,
यहाँ पे आरबीआई ने अगर जो हम देख रहे हैं कि बेसिस पॉइंट को बढ़ा दिया है, तो हमें ये हमारे लिए चिंता का विषय है, क्योंकि आरबीआई को भी पता है कि यहाँ पे सब तमाम चीजें मुकम्मल नहीं है, जिसकी वजह से आरबीआई ने बड़ा फैसला लिया है। अब जिस तरह से यहाँ पे रेपो रेट बढ़ा है, आरबीआई कोई आज नहीं हुआ रश्क जी, आरबीआई हमारे यहाँ भारत में शुरू से है, ठीक है। अब आरबीआई, आप सुनिए, आरबीआई की आप महंगाई रेपो रेट की बात कर रहे हैं, मैं उस पे आ रहा हूँ। आज होम लोन कितने रुपए में, कितने परसेंट पे मिल रहा है? आप कंपैरिजन कर लीजिए, 6, 6.5%, 7% में सभी बैंक होम लोन दे रहे हैं, ऑटो लोन दे रहे हैं। और 2010-11 का आप डेटा देख लीजिए, 13% से ज्यादा होम लोन मिलता था, और जो आपको बिजनेस लोन लेना पड़ता था 15% से ज्यादा का बिजनेस लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता था। और उस समय महंगाई क्या थी? 12% महंगाई थी। आप इन्फ्लेशन देखिए। और अगर भाई यही मोदी जी ने अपने भाषण में संसद के अंदर भी कहा, इसी महंगाई के ऊपर संसद में भी कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार होती तो ये 100 साल की बीमारी जो कोरोना आई उसके बट्टे खाते में डाल देते और सारा का सारा पैसा जो है अपने अपने घरों में झोली भर लेते, चट कर जाते। साफ साफ कहा। और इसका उदाहरण है, आप देखिए जी, देखिए प्लीज, आप है ना यहाँ पे गोल गोल बस जलेबी बना रहे हैं। मेरा सीधा सवाल है, नहीं, आप वैश्विक स्तर पे अमेरिका, यूक्रेन, रूस यहाँ पे जा रहे हैं। मैं आपसे बहुत सीधा सवाल कर रही हूँ कि हम भारत के लोगों को कब इस महंगाई से निजातेंगे? आपको नहीं लगता है कि रेपो रेट बढ़ने से होम लोन बढ़ेगा? मैंने अगर 20 लाख रुपए का अगर होम लोन लिया है, या आपने 20 लाख रुपए का होम लोन लिया है, और उसकी अगर ईएमआई अगर 15,2600 जा रही है या समथिंग इतनी जा रही है, तो सीधे सीधे 400 रुपए का इजाफा उसमें हो रहा है। ये जो 400 रुपए का अतिरिक्त बोझ है वो तो आम जनता पे बढ़ रहा है। इसके इतर अगर हम बात करें, पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा, और अगर हम पिछले 1.5 साल की अगर हम बात करते हैं, तो खाद्य तेल जो है उसमें है ना 100% तक की बढ़ोतरी हुई है। जो तेल 100 रुपए का मिलता था आज वो 220 रुपए का मिलने लगा है, सरसों का तेल। वहीं अगर हम सोयाबीन के तेल की बात करते हैं तो उसमें भी इजाफा हुआ है। अब बात कीजिए एक्चुअल फैक्ट्स और फिगर और तमाम चीजों से बात कीजिए। तब तो ना आप बीच बीच में आपको बता रहा हूँ ना, आप बताइए। ये मैं मानता हूँ ये जो सीआरआर जो रेपो रेट बढ़ी है, अब आप देखिए ये इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी कि वो जो है, और इसको कुछ समय में अगर जैसे ही प्राइस इन्फ्लेशन जो है, रिटेल इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा और इसको फिर से अपने आप कम हो जाती है। बैंक ने देखिए आज भी इतना 4% के आसपास था, 4.4 हुई है अभी, तो 40 बेसिक पॉइंट बनाया। मैं वही कह रहा हूं, ये 2011 के डेटा देख लीजिए आप कितना था। वही मैं कह रहा हूं कि 13% का हाउस लोन मिलता था। आज भी अगर ये बढ़ेगा तो 6% का 6.5% हो जाएगा हाउस लोन हमारे उपभोक्ताओं पे। मैं मानता हूं इसको भी चुनौती के तौर पे लेती है भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, और इसको कम करने के लिए जैसे ही प्राइस इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा, जिस तरह से 40 बेसिस पॉइंट यहाँ पे इजाफा हुआ है, तो जो बैंक है ना वो 60 से 70% का इजाफा करेंगे। आप भले इसको माने या ना माने, आप कुछ भी कहें, इसमें नहीं कर सकते। मिथुन जी, जो तमाम कदम सरकार के द्वारा उठाए जा रहे हैं, नहीं बढ़ा सकते, उसका रेशियो है मैडम। आपको जो तमाम कदम सरकार के द्वारा उठाए जा रहे हैं उस पर आपका रिएक्शन क्या है? कांग्रेस पार्टी का क्या रिएक्शन है? देखिए रश जी, ये जो तमाम कदम सरकार के द्वारा उठाए जा रहे हैं, ये तमाम कदम उठाने के बाद आम गरीब आदमी के सीने पे इन कदमों को रखा जा रहा है, उसको कुचला जा रहा है। ये जो बात कही जा रही है कि दुनिया भर में यूक्रेन में, क्योंकि विश्व के अलग अलग देशों में महंगाई का इम्पैक्ट इसलिए है क्योंकि यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। तो एक निवेदन भारतीय जनता पार्टी से ये है कि यूक्रेन में जो पेट्रोल की कीमत है वो भारत से कम है, रशिया में जो पेट्रोल की कीमत है वो भारत से कम है। दुनिया में सबसे महंगा पेट्रोल अगर कहीं बिक रहा है तो भारत में बिक रहा है। जब पूरी दुनिया में इम्पैक्ट पड़ रहा है तो भारत में सबसे महंगा क्यों? मैं जवाब दे देता हूं। इसका कारण ये है कि वो भारतीय जनता पार्टी जो स्मृति ईरानी जी को सामने रखकर और उनके सामने सिलेंडर रख करके कहती थी कि 400 रुपए का सिलेंडर बड़ी महंगी चीज है साहब, वो अब कह रही है कि महंगाई तो हमेशा होती है साहब, हम तो झूठ बोल रहे थे उस समय। इस झूठ को सामने आने की आवश्यकता है। वो पेट्रोल जो उस समय 60 रुपए का मिला करता था आज 120 पर पहुंच गया है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है प्रतिशत देख लीजिए, वैट देख लीजिए, आप तो उसका प्रतिशत महंगाई का इन्फ्लेशन रेट देख लीजिए। ये आंकड़ों की बाजीगरी नहीं चलेगी। आप तो सीधा सीधा ये बताइए, जब आज देश में 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, जब आज देश में 40 सालों में सबसे ज्यादा पीएफ की रेट आपने कम कर दी है,
उस समय जब कोरोना जैसी वैश्विक महामारी आई और उसके लिए आपने कोई कंपोजिट फंड नहीं रखा, उसके लिए भी आप जनता से ही अलग से पैसा ले रहे हैं। आप अलग से क्या कर रहे हैं? पीएम केयर फंड में जनता ने पैसा दिया है ना, प्रधानमंत्री जी ने क्या दिया है इसमें? उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले 115 का पेट्रोल यहां मिल रहा था, आज आपने 120 उसको कर दिया है। प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं कि राज्य सरकार ने अपने यहाँ, 1 मिनट सत्येन जी मेरी बात पूरी हो जाए, आप अपनी बात कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं कि जो राज्य सरकार है उनको वैट कम करना चाहिए। शिवराज सिंह जी के जो मोदी जी को विश्व का बड़ा नेता बनाते हैं, वो ये बता दें कि उनकी बात क्यों नहीं मानी जा रही है। हमारे प्रधानमंत्री जैसे तो आप लड़ लेते, तो उनके समय में तो आप साइकिल लेकर के चले जाते थे। आज दरअसल बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने मित्रों को अमीर बनाने के लिए देश को गरीब बना रहे हैं। मैं आपको जानकारी देता हूं, 68,000 करोड़ रुपए की अदानी जी की जो नेटवर्थ थी 2014 में थी, आज 9.5 लाख करोड़ रुपए की है। ये क्यों हो रहा है? ये बेच रहे हमारे पीएसयू को। मैं बताता हूं, मैं आ रही हूँ मिथुन जी, लेकिन आप ये भी तो देखिए ना कि अगर आपके कांग्रेस पार्टी की जगह अगर बीजेपी विपक्ष में होती तो कितना हाय तौबा मचा देती। आप एक सशक्त भूमिका में है, और सशक्त भूमिका में भी आप लोग अगर नजर नहीं आ रहे हैं, जनता को इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे हैं, तो कमी कहां देख रहे हैं? सवाल तो आपसे भी पूछा जाएगा ना। देखिए रश्मि जी, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं तो स्वराज एक्सप्रेस को आज बधाई देना चाहूंगा कि 1 घंटे का कार्यक्रम महंगाई पे हो रहा है। किसी और चैनल को लगा के देख लीजिए, वह हिंदू मुसलमान अभी भी चल रहा है, कहीं पीएफआई चल रहा है, कहीं साहब दंगे हो रहे हैं, कहीं लाउड स्पीकर की बात हो रही है, कहीं ट्रिपल तलाक की बात हो रही है, कहीं हिजाब की बात हो रही है। जब ये सब विषय जनता के सामने आएंगे तो उनको ये सच्चाई कैसे पता चलेगी कि आपके ये जो आरोप लगाते हैं ना, कांग्रेस इस देश को खा गई, कांग्रेस जो बना के गई है उसको बेच करके आज आप लोग खा रहे हैं। आपने बीएचएल बेच दिया, आपने पीएसयू बेच दिए, आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को प्राइवेट एयरलाइंस का सरकारी मंत्री बना दिया, आप पोर्ट्स को बेच रहे हैं जहां पर की अफीम की और हेरोइन की तस्करी हो रही है। ये सब आप एक शख्स को दे रहे हैं जो आज दुनिया का 5वां सबसे अमीर शख्स बन गया है, और जो जनता है वो गरीबी के नए नए कीर्तिमान ध्वस्त कर रही है। रोजाना एक नए तरीके से लोग गरीब हो रहे हैं, उनकी बहुत सी चीजें खत्म हो रही हैं। ये जो देश को बेरोजगार बना के और दिमागी रूप से खोखला करने और ये जो सांप्रदायिक बातें दंगा करा करके उनके मन में बात नहीं, ये इसलिए हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से आज महंगाई पे सवाल पूछा जाता है, किसानों की आय पे सवाल पूछा जाता है, या इनके किए गए अन्य वादों पे सवाल पूछा जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी का कहना, देखिए साहब हम उत्तर प्रदेश तो जीत गए, तो अगर हम जीत गए तो हमने सब कुछ सही कर दिया। ये पैमाना नहीं होता। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि आपने बड़ा विरोध किया था आजम खान जी का, चुनाव तो वो भी जीत गए, अब वो क्या संत आदमी हो गए आपके लिए? तो चुनाव जीतना, जब आप चुनाव के विषय जनता के सामने नहीं रखेंगे, लॉकडाउन लगाकर, और ये जो बात कही जाती है विपक्ष बड़ा कमजोर है, मैं आदरपूर्वक ये कहना चाहता हूं, जब हम लोग सरकार में थे हमने मीडिया को इस तरीके से कंट्रोल नहीं किया कि आप किसी को दिखाइए मत। भारतीय जनता पार्टी के 4 नेता गले में लौकी लटका के बैठे आते थे, दिन भर उसको दिखाया जाता था। आज हमारे नेताओं को लाठी मारी जा रही है, उन पर एफआईआर दर्ज हो रही है, उनको तड़ीपार करने की कार्रवाई की जा रही है। माफी के साथ कहना चाहूंगा, आपका चैनल तो ईमानदारी से दिखाता है, लेकिन बाकी वो चैनल जिनको दिन रात ये दिखाना चाहिए, वो मोदी जी को विश्वगुरु, मोदी जी के मन की बात, मोदी जी का कैंपेन, ये सब दिखाते रहते हैं। यही कारण है कि सही बात जनता तक नहीं पहुंचती। जनता कहती है साहब भारतीय जनता पार्टी तो जीत रही है, लेकिन मैं अपनी समस्या किसको बताऊं? मध्य प्रदेश में इस समय एएनएम, आशा उषा कार्यकर्ता, जूनियर डॉक्टर, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ये सब लोग अतिथि विद्वान, अतिथि शिक्षक, सब लोग धरने पर बैठे। इन सबकी एक मांग है कि महंगाई कम करिए, हमको नियमित करिए, हमारा पैसा बढ़ाइए। यही मांग मध्य प्रदेश के हर नागरिक की है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं कि महंगाई कम हो सकती है या नहीं, और अगर नहीं हो सकती तो आपने झूठ क्यों बोला था? वो सरकार जिसके समय 400 रुपए में सिलेंडर मिलता था, उसको अपदस्थ आप महंगाई के नाम पर क्यों करना चाहते थे? और अगर नहीं तो महंगाई कब तक कम हो जाएगी? जनता को आप 300 रुपए का सिलेंडर, 30 रुपए का पेट्रोल और 20 रुपए का डीजल और 10 रुपए का खाने का तेल कब बेचने वाले हैं? इसका जवाब दीजिए।